नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने सोमवार को साल 2027 में जातिगत जनगणना के साथ भारत की 16वीं जनगणना कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने जनगणना को लेकर गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया। पिछली बार ऐसी जनगणना साल 2011 में हुई थी। मसलन अब 16 साल बाद सरकार जनगणना करा रही है। बताया जा रहा है कि इस बार जनगणना में जातियां भी गिनी जाएंगी। जनगणना के नोटिफिकेशन से पहले ही सियासी पारा भी बढ़ गया है। केंद्र की जातिगत जनगणना का हरियाणा पर क्या असर होगा? सियासी पार्टियों के साधने को लेकर जातियां कितनी महत्वपूर्ण हैं? क्या रणनीति होगी? और हरियाणा में जातियों को साधने में जो सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं, पार्टियां जुटी हैं, उसका सियासी दलों को कितना फायदा होगा? या यूं कहें, जाति जनगणना का हरियाणा की जनता को क्या फायदा होगा? यह सवाल है। हरियाणा के बारे में अक्सर हमें देखने को मिलता रहा है। विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, जातिगत फैक्टर बेहद इंपॉर्टेंट रहा है। लोकसभा में भी कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, जातियों को साधने की पंजाबी, ब्राह्मण और अन्य समुदाय के खासकर जाट बनाम गैर जाट का एक बहुत महत्वपूर्ण समीकरण रहा है। और इस बार जातिगत जनगणना हरियाणा के लिए क्या असर लेकर आएगी, कितना इंपैक्ट इसका पड़ेगा? और कांग्रेस भी अब सियासी दलों के साथ साथ बीजेपी के देखा देखी अब जातियों को साधने की जुगत में जुट गई है। नोटिफिकेशन जारी हुआ है जातिगत जनगणना को लेकर। 2027 में यह जनगणना की जाएगी। 16 साल बाद इंपैक्ट क्या होगा? किस पार्टी को कितना नफा, कितना नुकसान होगा? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे हमारे सहयोगी। हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से टोटल टीवी के एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। लंबे इंतजार और सियासी खींचतान के बीच केंद्र सरकार ने आखिरकार भारतीय जनगणना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। हर 10 साल में जनगणना का प्रावधान है, पर इस बार लेट हो गई। देश की 16वीं जनगणना 2 चरणों में होगी। देश के ज्यादातर हिस्सों में जनगणना का काम 1 मार्च 2027 तक पूरा हो जाएगा, जबकि देश के बर्फीले और दूर दराज वाले इलाकों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जनगणना का काम 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। खास बात यह है कि इस बार जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना भी की जाएगी। इसे लेकर सियासत भी गरमाई रही है। 1931 के बाद अब जातीय जनगणना की जाएगी। गौरतलब है कि बीजेपी जहां प्रदेश में अलग अलग समाज के महापुरुषों की जयंतियां सरकारी खर्च पर मनाकर जातियों में पहले ही घुस चुकी है, अब कांग्रेस भी संगठन बनाने के काम में जातीय समीकरण और संतुलन का ख्याल रखेगी। मुझे ये खुशी है आज की इस ऐतिहासिक शैक्षिक और कृषि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ये जिला रोहतक के इस पावन पहरावर में हम सब आदि योद्धा, धर्म के रक्षक, न्याय के प्रतीक भगवान परशुराम जी के जयंती समारोह में हम इतनी भारी संख्या में एकत्र हुए हैं। आखिर सियासत और सरकार चलाने में आगे चलकर राजनीति का स्वरूप कैसा होगा? हरियाणा जैसे राज्य में इसका असर क्या पड़ेगा? क्योंकि जनगणना और जातीय जनगणना के साथ अब अगले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव से पहले परिसीमन भी होना है। ऐसे में बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा और सियासत के अपने बुजुर्ग नेताओं पर भी नजर रहेगी। दिलचस्प होगा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो जनगणना और जातिगत जनगणना बेहद इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि 1931 के बाद जातीय जनगणना अब कराई जाएगी और 2011 के बाद यानी 16 साल बाद अब जनगणना होगी। तो जातीय जनगणना और जनगणना दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण है। हरियाणा पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में भी जातियों की जुगत देखने को मिलती रही है। पार्टियों के अंदर हर जाति को, हर वर्ग को साधने की कोशिश देखी जाती रही है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे करूंगा, किस तरह की परिस्थितियां इस बार बनेंगी और ये जो जातिगत जनगणना है इसका इंपैक्ट हरियाणा की बात करें तो हरियाणा पर कितना पड़ने वाला है?
और राज्यों के अलावा अगर तुलनात्मक तरह से देखा जाए तो? देखिए सौरभ, जनगणना का मूल मकसद तो ये रहा है कि आबादी के हिसाब से सरकारी योजनाएं बनती हैं, सरकार राशन देती है और सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती हैं। जनगणना का मतलब ही है कि आबादी का पता लगे और सरकार की जो योजनाएं हैं उस तरीके से बने कि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और उसमें पारदर्शिता आए। लेकिन जैसे जैसे समय आगे गुजरा, अब देखिए जातियां ही सियासी दलों का बड़ा हथियार बन गई है। चुनाव लड़ने की बात हो, टिकट बांटने की बात हो, पद बांटने की बात हो और खुद को मजबूत करने की बात हो। मैं आपको याद दिलाऊं, हमने सुना है 15-20 साल पुरानी राजनीति में जब मायावती मुख्यमंत्री होती थी यूपी में, सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला आया था। सोशल इंजीनियरिंग उस टाइम तराजू, तिलक और तलवार इस तरह के नारे दिए गए थे। और उसके बाद मेरे को याद है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे कांग्रेस में, 2004 में बने थे और 14 तक प्रधानमंत्री रहे। उस दौरान जब कांग्रेस का वर्चस्व था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जाने के बाद 2004 में लोकसभा चुनाव थे, 4 से 9, 9 से 14, ये 10 साल कांग्रेस के रहे थे। तब भी हमने देखा हर चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग, कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस करती थी। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण, ताकि सबको प्रतिनिधित्व मिले, सबको साथ लेकर चले। और 2014 के बाद जब से बीजेपी आई, बीजेपी ने एक मॉडर्न तरीके अपनाए हैं जी। बीजेपी ने जिस तरीके से टिकटें बांटी, पद बांटे, पार्टी को मजबूत किया जाए, कौन सी जाति के नेता को अपने दल में मिलाया जाए, विरोधी दल के, जिस तरीके से हमारी पार्टी संगठन मजबूत बने, तो सोशल इंजीनियरिंग को या जातीय समीकरणों को बीजेपी ने एक नई परिभाषा दी और उस प्रयोग ऐसे ऐसे किए जो प्रयोग हिट हुए बीजेपी के लिए। यही वजह है कि मोदी जी तीसरी बार सरकार बनी, हरियाणा में भी और बाकी स्टेट में। हरियाणा के बाद देखिए महाराष्ट्र में सरकार बनी, 2 महीने बाद दिल्ली में बन गई, अब आगे की तैयारी है बिहार की। तो जो जातियां हैं वो अब सियासी दलों के लिए बड़ा हथियार बन गई है, खुद को मजबूत करने का, वोट बैंक को बनाने का। हरियाणा का जहां तक देखिए, हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। बिल्कुल, बीजेपी ने हाल ही में जो 10-11 साल से सरकार चली है, जातियों का किस तरीके से सियासी तौर पर दोहन किया है, किस तरीके से किस जाति के लोग को, अगर आपके पास कोई जाति का कदावर नेता नहीं है तो विरोधी दल से तोड़ लिया जाता है, लालच देकर, टिकट का लालच देकर, पद का, चेयरमैनी का, कुछ भी, मतलब। तो बीजेपी ने, मैं ये कहूंगा कि जो सोशल इंजीनियरिंग है, जातीय संतुलन, जातीय समीकरण है, उसको एक नई परिभाषा दी और कांग्रेस भी इसके लिए मजबूर हुई। राहुल गांधी ने आवाज उठाई कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसकी शुरू में आवाज इन दिनों में बिहार से उठी थी। तो अब ये जातीय समीकरण जो विपक्ष के लिए एक संजीवनी बूटी हो सकती है, मेरे को लगता है। अब महेश, अब किस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी हरियाणा पर, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी अलग से एक रेस शुरू हो गई थी। कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें तो जातियों को साधने की रेस। और सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे सामने भी है, जो सीएम फेस को बदला गया बीजेपी के द्वारा, कहीं ना कहीं जातियों का संतुलन, एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए किया गया, एक बड़ा प्रयोग के तौर पर देखा गया। जाति जनगणना का हरियाणा पर अब इन सारी मुद्दों पर अगर नजर बनाकर रखें और इस पर गहन एनालिसिस करें तो कितना इम्पैक्ट पड़ता नजर आएगा? देखिए, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत बड़ा इम्पैक्ट, सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिलने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। हालांकि शुरुआत में राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा राहुल गांधी ने उठाने का काम किया था और प्रादेशिक स्तर की अगर बात की जाए तो राजकुमार सैनी ने सबसे पहले जातिगत जनगणना की मांग हरियाणा प्रदेश में की थी। उसके बाद केंद्र के स्तर पर राहुल गांधी की तरफ से मांग राष्ट्रीय स्तर पर सामने रखी गई थी कि पूरे देश में जातियों की जनगणना की जाए। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज हैं वो लगातार राहुल गांधी पर हमलावर थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को ये अपने लिए फायदे का सौदा नजर आया और भारतीय जनता पार्टी ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का ऐलान किया। जिक्र हम प्रादेशिक इम्पैक्ट का कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रादेशिक इम्पैक्ट को अगर समझने की कोशिश की जाए तो बड़ा शानदार उदाहरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिला है। देखिए, हरियाणा की राजनीति में जब टिकटों का फैसला किया जाता है या राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस भी लोकसभा क्षेत्र या जिस भी विधानसभा क्षेत्र के लिए पार्टियां टिकटों का फैसला करती हैं तो वहां पर जातिगत समीकरण
जरूर समझने की कोशिश की जाती है कौन सी जाति के वोट निर्णायक हैं, उन्हें कैसे साधा जा सकता है, 1 नंबर पर कौन है, 2 नंबर पर कौन है, 1 और 2 नंबर को साधते हुए वोटर्स को यहाँ एक चेहरा देने की कोशिश राजनीतिक दलों की तरफ से की जाती है। हरियाणा प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो आपको याद होगा कि मनोहर लाल खट्टर को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उस वक्त एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पंजाबी वोटर्स को साध लिया था और यहां तक की खबरें सामने आई थी कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अब भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले की स्थिति से निपटने के लिए यहां पंजाबी वोटर्स के यहां चाय पीना बंद कर दिया है, उन्हें अपनी वोटर लिस्ट में उनका नाम काट दिया है। यहां तक की परिस्थितियां कुछ विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिली थी। उन्हें लगता था कि पंजाबी वोटर तो मनोहर लाल खट्टर की वजह से यहां भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा, तो वहां जाकर चाय पीने का उनके साथ समय खर्च करने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इस तरह की रणनीति जो है कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की तरफ से अपनाई गई थी और ये अमली जामा हमने देखा उस वक्त जब राजकुमार सैनी, हालांकि सैनी पॉलिटिक्स को आगे शुरुआत देते हुए नजर आए थे, लेकिन उसके बाद नायब सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने पहले प्रदेशाध्यक्ष बनाया। प्रदेशाध्यक्ष जब बनाया तो जिस तरह के स्वागत कार्यक्रम यहाँ नायब सिंह सैनी के देखने को मिले, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनते ही जिस भी कार्यक्रम में राजकुमार सैनी पहुंचे वहां पर नायब सिंह सैनी पहुंचे। नायब सिंह सैनी का जबरदस्त जो है उत्साह लोगों में देखने को मिला था और खासकर सैनी वोटर्स में जबरदस्त ये उत्साह देखने को मिला और सैनी वोटर्स के साथ ही जो ओबीसी जातियां हैं वो नायब सिंह सैनी में संभावनाएं देखने लगी और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिला। और सैनी वोटर्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर सैनी वोटर्स निर्णायक थे और उसका फायदा भी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिला। कई सारे विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, भले ही नायब सिंह सैनी के जो कैंडिडेट थे यानी बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिए वो सैनी वोटर्स को नामंजूर थे, नापसंद थे, लेकिन चूंकि यहां नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात थी तो ऐसे में नामंजूर होते हुए भी ऐसे चेहरों को, ऐसे उम्मीदवारों को, बीजेपी के टिकटार्थियों को सैनी वोटर्स ने वोट दिए जिसका सीधा फायदा बीजेपी को चुनाव परिणाम के रूप में देखने को मिला। और ओबीसी जातियां जो अलाइड ओबीसी जातियां हैं वो भी यहां सैनी वोटर्स के साथ खड़ी नजर आई और ओबीसी का पूरा चंक जो है वो नायब सिंह सैनी के समर्थन में खड़ा नजर आया। और चूंकि मनोहर लाल खट्टर को भी एडजस्ट किए जाने की बात थी तो ऐसे में यहाँ पंजाबी वोटर्स भी लगातार बीजेपी के साथ बने रहे। यहाँ डीएससी डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड क्लास को आरक्षण का लाभ देने का वायदा कर यहाँ एससी का भी एक बड़ा वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में डाल चुकी थी। उससे भी बड़ा दाव जो बीजेपी ने खेला वो जाट बनाम गैर जाट का दाव जो है एक इनडायरेक्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खेलने का काम किया। जाट मुख्यमंत्री आ जाएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बन जाएंगे, इसी खौफ को पैदा करने की कोशिश गैर जाट वोटर्स में की गई और उसका फायदा भी नायब सिंह सैनी उठाने में कामयाब रहे। तो ये मानकर चलिए कि कैलकुलेटिव डिसीजंस अगर कोई लेता है तो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी लेती है। और जैसा कि एक रिपोर्ट में हमने खुलासा भी किया था कि भारतीय जनता पार्टी तो एक एक गांव, एक एक बूथ, एक एक गली को तय कर चुकी है कि पिछले 3 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कौन सी गली के वोटर्स जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, कौन सी गली के वोटर्स, कौन से बूथ के वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे। पीछे के 3 लोकसभा और 3 विधानसभा चुनाव में कौन से गांव के वोटर्स ने कौन से राजनीतिक दल को जिताने का काम किया है। एक एक चीज कैलकुलेटिव प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के तौर पर रिसर्च फाइंडिंग सामने आ चुकी है जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों के हाथों में वो प्रिंटेड बुकलेट यहां दस्तावेजीकरण जो एक विभाग है भारतीय जनता पार्टी का वो रिसर्च कंप्लीट कर यहां नायब सिंह सैनी और जो है प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को सौंप चुका है। तो ये मानकर चलिए कि कैलकुलेटिव डिसीजन अगर कोई ले सकता है रिसर्च के फॉर्म में और रिसर्च के ओरिएंटेशन के तौर पर तो फिर भारतीय जनता पार्टी वो कैलकुलेटिव डिसीजन लेती है। और मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग इस बात को भी बखूबी समझते हैं कि जातिगत जनगणना चाहे करवा भी ले तो इस आंकड़े का, इन फिगर्स का अगर कोई फायदा उठा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। कांग्रेस पार्टी में क्षमता नहीं है और क्षमता नहीं होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर ठेकेदारी व्यवस्था है। ठेकेदारी व्यवस्था से मेरा अभिप्राय है कि बड़ा चौधरी छोटे चौधरी को ही आगे सत्ता की कमान सौंपता है, फिर चाहे वो कैप्टन अजय यादव हो, फिर चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, फिर चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो। ठीक है वीरेंद्र जी, कितना इंपैक्ट देखते हैं, क्या कुछ नजर आता है हरियाणा की सियासत के हिसाब से देखा जाए तो? हालांकि हर पार्टी जातियों को साधने में जुटी रही है, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की। हालांकि अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी दूर हैं और लोकसभा चुनाव में भी अभी बहुत पूर्ण रूप से समय भी है। अब किस तरीके की परिस्थिति बनेगी, क्या कुछ नजर आता है, किस सियासी दल को कितना फायदा मिलने वाला है, कौन कितना
जातियों को जुटाने में, अपनी तरफ रिझाने में सफल होता नजर आएगा? देखिए, हरियाणा के अंदर जो जब भी चुनाव हुए हैं तो जातिगत समीकरण हावी और प्रभावी रहे हैं जी। जातिगत गणित के हिसाब से ही टिकटों का वितरण किया जाता है और जाट और गैर जाट की राजनीति तो हम देखते ही आए हैं जी। तो देखिए, चौधरी देवीलाल जी के समय में था, उन्होंने अजगर का नारा दिया था, अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत, तो उनको संगठित होने के लिए कहा था। तो ये तो पहले से ही चलता आया है और अब जब जातिगत जनगणना के आंकड़े आएंगे तो उसका उपयोग राजनीतिक दल अपने अपने उद्देश्य के लिए करेंगे। अब बात जिस तरह कहे जा रहे थे बिल्कुल ठीक था कि पहले ओबीसी चेहरे की तलाश की, तो उसको जाट की जगह जो ओम प्रकाश धनखड़ की जगह नायब सैनी को पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर मुख्यमंत्री के लिए कहा कि अगर ओबीसी चेहरा होगा तो ज्यादा लाभ होगा। तो ये समय समय पर पार्टी अपनी रणनीति बनाती रहती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। और कांग्रेस ने कहा भी है कि हम जातिगत समीकरण के हिसाब से जो है जिला अध्यक्ष बनाएंगे। देखिए, जातियों को वर्चस्व होने के बावजूद भी उनका सोशल इंजीनियरिंग, उनको समानता और उनमें संतुलन बनाए रखना ये राजनीतिक दलों के लिए बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो ये एक संदेश जाता है कि वो मुख्य दल उस जाति विशेष के खिलाफ है। अब हर दल का अपना अपना एक एजेंडा है, अपने अपनी कार्य प्रणाली है। और अब हम देखें कि अगर आने वाले समय के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह महापुरुषों की जयंतियां मनाई है, कोई महापुरुषों के विचार को कितने लोग आत्मसात कर पाते हैं ये तो मालूम है। इनका उद्देश्य तो राजनीतिक होता है, राजनीतिक दल का जो भी एजेंडा होता है उसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ छिपा होता है। पहले वाले दल भी करते रहे, कांग्रेस भी करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का आयोजन पहली बार किया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के आयोजन हुए हैं वो एक इवेंट लगते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिला है क्योंकि जो जातिगत नेता होते हैं वो उभर कर आते हैं, समाज में उभर कर आते हैं। उनकी जातियों को लगता है कि उनकी जातियों का हितैषी कोई है, उनका समर्थक है, तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता है। और देखिए, हर विधानसभा क्षेत्र की जो राजनीति होती है, रणनीति होती है, अलग अलग होती है। भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से अपनी रणनीति बनाती रही, जिसका लाभ भी मिला। और कांग्रेस में तो ऐसी रणनीति का अभाव था, कांग्रेस में तो इस तरह की सोच भी नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी तो ये भी रचना रखती है कि अगर किसी जाति से किसी को बागी खड़ा करना है तो भारतीय जनता पार्टी वहां तक भी चली जाती है। बिल्कुल, तो कांग्रेस की तो ऐसी सोच है ही नहीं। कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीति के समान सोच भी नहीं सकती है। तो ऐसे में पार्टी को इसका लाभ मिलता है। अब बात बिल्कुल ठीक थी कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में यह प्रचारित भी किया और लोगों को भय भी दिखाया कि अगर कांग्रेस आ गई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुख्यमंत्री बनने का आशय होगा कि जाट प्रभावी होंगे, जिससे गैर जाट बिदक गए और उनके पास भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। तो ये एक रणनीति रहती है। तो इस तरह से अब अगर जातिगत समीकरण की अगर देखें, अगर हम वैसे तो बात करते हैं कि समानता की बात करते हैं, जातिगत जो विद्वेष पैदा ना हो, लेकिन राजनीतिक दल जो है वो राजनीति अपनी जातिगत समीकरणों के हिसाब से करते हैं। कोई भी देख लीजिए, चाहे मंत्रिमंडल का गठन हो, चाहे टिकटों का वितरण हो, तो जातिगत जो है समीकरणों को उनको ही देखा जाता है। और आने वाले समय में भी, और अगर पार्टी पदाधिकारियों की जो अगर उनका गठन करना हो, सूची बनानी हो, तो भी ये ध्यान रखा जाता है। तो ये अगर हम देखिए, अगर हम इससे समाज का कितना भला होगा, तो मतलब इससे कि हम जातिगत विद्वेष तो नहीं बढ़ा रहे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, ये अगर हम जातिगत समीकरण के हिसाब से अगर जो जितने भी पैमाने, चाहे सरकारी नियुक्तियां भी हैं, जो राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, तो उनमें तो ये पैमाना रहता है, जातिगत पैमाना रहता है। इससे लगता है चाहे पूर्ववर्ती भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही हो, चाहे उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला की रही हो, चाहे भजनलाल सरकार रही हो, तो ये सब में ये रहा, जो भी राजनीतिक नियुक्तियां होंगी उसमें जातिगत समीकरण देखे जाते हैं और ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि वो जो राजनीतिक दल है वो उस जाति की विशेष ध्यान रखता है, उनके हितों का रक्षक है, पोषक है। तो ये एक जो हम राजनीति में अपने ढंग से एक अलग व्यवस्था बदलना चाहते हैं, उसको बदल नहीं पा रहे। हम जातिवाद और हावी होता जा रहा है, पहले से भी ज्यादा हावी होता जा रहा है। तो ये इसके लिए सभी राजनीतिक दल दोषी हैं, किसी एक दल विशेष को दोषी नहीं दिया जा सकता। देवेंद्र, अब बात की जाए सियासत की और जातियों को साधने की, तो किस सियासी दल की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिलेंगी आने वाले समय में? खासकर कांग्रेस तो तवज्जो दे रही है, जातियां पूछकर संगठन में तवज्जो दी जा रही है, बीजेपी लगातार देती भी रही है, किसकी क्या रणनीति? स्वरूप, देखिए, बीजेपी ने ये काम पहले से ही शुरू कर दिया था। जातीय जनगणना तो अब होगी, किस जाति की आबादी कितनी है, उसका टिकटों में कितना हिस्सा बनता है, या और चेयरमैन के पद हैं, कमीशन, बोर्ड, कमीशन, उसमें जो बोर्ड होते हैं, निगम होते हैं,
किसको कितने पद दिए जाए वो उनके वजन के हिसाब से होता है, उनकी आबादी और अनुपात के हिसाब से। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अभी तक सियासी पार्टियां क्या कर रही है, एक रफ कैलकुलेशन होती है कि हाँ सैनिक जाति के इतने लोग हैं, सिख इतने हैं, जैसे हम मानते हैं 16 लाख से लेकर 18 लाख सिख आबादी है हरियाणा में, 2,70,00,000 की आबादी में 16 से 18 लाख के बीच सिखों की आबादी है। अग्रवाल की आबादी, पंजाबी की, जाट की, गुजर की, रोड की, ओबीसी, ये सारी एक रफ कैलकुलेशन होती है। लेकिन ये जनगणना जब हो जाएगी तो एक आंकड़े आ जाएंगे सामने, आंकड़ों के हिसाब से सियासी दल इसको अपना हथियार बनाएंगे जी। जिसकी सबसे ज्यादा जाती है उसको ज्यादा टिकट, ज्यादा हिस्सेदारी, ज्यादा लालच दिया जाएगा। तो उस हिसाब से रणनीति बनेगी। तो हरियाणा भी इससे छूटा नहीं है। मेरे को याद है 20 साल पहले की बात करें, हरियाणा में उतनी राजनीतिक सक्रियता लोगों में नहीं थी जितनी यूपी में होती थी, क्योंकि यूपी हरियाणा से सटा हुआ है। अब पिछले 15-20 साल की राजनीति देखें, यहाँ की राजनीति, चुनाव और टिकटें, सब कुछ सिस्टम जो है वो जातीयता के रंग में रंग गया है। जातियों को ध्यान में रखकर सारे फैसले लिए जाते हैं। महेश, एक बेहद अहम बात हम चर्चा में कर रहे हैं। वीरेंद्र जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी उस चीज में फायदे में भी रही और कामयाब भी हुई। जाट फैक्टर को कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए बीजेपी ने नॉन जाट की रणनीति तैयार की और पूरी तरह से उसको अमली जामा भी पहनाया और सफलता भी हासिल की, सियासत की सीढ़ी पर भी चढ़ गई। अब सवाल यह है कि अब इस बार का फैक्टर क्या कुछ देखने को मिलेगा, खासकर हरियाणा की जनता के लिहाज से बात की जाए तो क्या जाट बनाम गैर जाट को फायदा होगा, किस समुदाय को कितना फायदा होगा, इस पर भी विश्लेषण करें तो वो क्या है? देखिए, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस पार्टी की ठेकेदारी व्यवस्था खत्म होती है या नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी किसी तरह के चुनावी मुकाबले की स्थिति कायम कर पाने में कामयाब होती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अलग तरीके की रहेगी। लेकिन अगर लगता है कि कांग्रेस पार्टी कोलैप्स कर रही है, अगर लगता है कि कांग्रेस पार्टी चुनावी मुकाबला खड़ा ही नहीं कर पा रही है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अलग तरीके की रहेगी। फिर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अपनी पसंद को हावी करेगा और अपनी पसंद के हिसाब से ही हर फैसला करेगा। फिर जनता की सुनने की, जनता की आवाज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं रहेगी अगर कांग्रेस पार्टी चुनावी मुकाबले से बाहर हो जाती है तो। आप जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर तवज्जो दी जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में जातियां और उपजातियां पूछी जा रही है। देखिए, अभी सिर्फ पूछी जा रही है, क्या उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा? जातियों और उपजातियों के लिहाज से पूछना और बात है, और उसे किसी अमली जामे तक पहुंचाना, उसे पायदान तक पहुंचाना और बात है। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी आपने सुना था कि राहुल गांधी 3 एजेंसियों से सर्वे करवा रहे हैं और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही टिकटें दी जाएंगी। क्या हुआ 3 एजेंसियों के सर्वे का और क्या हुआ राहुल गांधी की मेरिट लिस्ट का? टिकटें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बांट दी। अब ये मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व किस तरीके का बचेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दरकिनार कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा कि नहीं करेगा? दरकिनार अगर करेगा तो किस हद तक करेगा? यहां जीतीबाजी कांग्रेस पार्टी ने हारी है और हारने की वजह मैं जाहिर कर सकता हूं साफ तौर से, कुमारी शैलजा को नाराज कर देना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। आप भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तैयारी के साथ खड़े देख सकते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर भी चुनावी मुकाबला देती, क्योंकि यहां एससी वोटर्स के सामने एक मैसेज यहां पर कर दिया। देखिए, आधा चंक तो पहले ही यहां भारतीय जनता पार्टी अलग कर चुकी थी। डिप्राइव्ड शेड्यूल क्लास को आरक्षण, अलग से आरक्षण, यानी आरक्षण के भीतर अलग से आरक्षण दिए जाने का वायदा कर नायब सिंह सैनी, जो कि लोकसभा चुनाव में देख चुके थे कि एससी वोटर जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा है, अब आधे हिस्से को तोड़कर यहां भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपने साथ जोड़ चुकी थी। और दूसरा जो बचा हुआ आधा हिस्सा था जिसे कुमारी शैलजा रिप्रेजेंट करती थी, वो आधा हिस्सा भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा नजर आया, क्योंकि उन्हें लगा कि कुमारी शैलजा को अगर 2 टिकटें नहीं मिल रही हैं इस पार्टी में तो सत्ता में हिस्सेदारी कैसे मिलेगी। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बन भी गए तो फिर कुमारी शैलजा और उस खास वर्ग को, एससी के उस खास वर्ग को इस सरकार में क्या मिल सकता है, ये सवाल जो है एक के बाद एक खड़े होने लगे। और इन्हीं सवालों का जवाब जो था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा था। 9 दिनों की खामोशी जब चुनाव प्रचार पीक पर था, कुमारी शैलजा की एक तरीके से मैं गुमशुदगी शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं, चुनाव प्रचार से गुमशुदगी यहां कुमारी शैलजा की भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा फायदे का सौदा साबित हुई है। और एससी वोटर्स में मैसेज चला गया कि
SC वोटर्स को कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाना है और जिसका सीधा फायदा यहां भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब साफ तौर से मैं बात कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व, उसका परफॉर्मेंस, उसकी भूमिका, जातियों उपजातियों में किस तरीके का वर्गीकरण वो करते हैं और उन्हें किस तरीके से प्लेसमेंट वो करते हैं, इसी बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी के आगामी चुनावों को लेकर रणनीति क्या होगी। अभी से ये कह देना कि इस रणनीति पर चलेंगे, मुझे लगता है गलत होगा। जो वास्तविक स्थिति होगी, जो परिस्थितियां उस वक्त होगी, उसी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को डिजाइन करेगी। वीरेंद्र जी के छोटा सा सवाल है, उसका छोटा सा जवाब। सवाल यह है कि जातिगत जनगणना का आम जनता को क्या फायदा होगा? ये हर देशवासी के दिल में एक सवाल आता है और हर व्यक्ति इस सवाल का जवाब भी जानना चाहता है। देखिए, जातिगत जनगणना के आंकड़े क्या सार्वजनिक किए जाएंगे? अगर सार्वजनिक किए जाते हैं तो उस समाज को मालूम होगा कि उस समाज की कितनी आबादी है और किस समाज तक वंचित वर्ग है और उसको सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिलना चाहिए और कितना मिल पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का एक विश्लेषण की बात है। क्या अगर जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाते तो कोई इसका लाभ होने वाला नहीं है। ठीक है, इसका लाभ तभी है, समाज को भी लाभ तभी है कि इसके आंकड़े सार्वजनिक भी किए जाएं और उस दृष्टि पर उस पर अमल भी किया जाए, कार्य योजना भी बनाई जाए। ठीक है, ताकि जो समाज का वंचित वर्ग है उसको वो लाभ मिले। जो अंत्योदय की भावना है, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल आधार है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी तो कितना अमली जामा पहना पाएगी, ये समय बताएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाति अनेक सियासत है, अब हरियाणा में इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा देखने वाली बात होगी। हालांकि केंद्र सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन जरूर जारी कर दिया है, अब इसका हरियाणा पर कितना असर होगा, किस सियासी दल को कितना फायदा होगा और आम जनता को अगर जातिगत जनगणना का आंकड़ा सार्वजनिक किया जाता है तो उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।